बंगाल के अंदर इतना बड़ा जो चुनाव के परसेंटेज हैं, वोटिंग परसेंटेज हैं, ये या तो परिवर्तन दर्शाते हैं या फिर विश्वास दर्शाते हैं। विश्वास का मतलब है कि एसआईआर के अंदर जिन लोगों का नाम कटा, कहीं वो लोग अपने और लोगों को यह कहने के लिए तो टीएमसी के पक्ष में मतदान कराने के लिए नहीं चले आए कि अगर आज मतदान नहीं किया तो जो रह गए उनका भी नाम कट जाएगा। या दूसरी तरफ जब केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों को, लगभग 2 लाख से अधिक अर्धसैनिक सैनिकों को पश्चिम बंगाल के पोलिंग स्टेशंस पर उतारा, तो क्या लोगों के अंदर पुलिस का जो डर है, जिसे कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं टीएमसी के ही एक्सटेंडेड कमांड है, क्योंकि वहां पर सिविलियन रूप में पुलिस काम करती है, टीएमसी के कार्यकर्ता वहां सिविल पुलिस बनकर काम करते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल में पुलिस का जो डर था उसे हटाकर सीआरपीएफ की मदद से उन लोगों को वोट देने के लिए बाहर निकाला गया जो लोग कभी वोट देने से डरते थे। तमाम चीजें हैं, लोगों में जबरदस्त एक्साइटमेंट है इस बात को समझने का कि आफ्टर ऑल इलेक्शन कमीशन के ये आंकड़े कह क्या रहे हैं। इन आंकड़ों को डिकोड करने का प्रयास आज हम और आप भी करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली महिलाओं के वोट परसेंटेज का बढ़ जाना, अब तक के सारे रिकॉर्ड का टूट जाना, फीमेल वोटिंग का 92% 69% पहुंचना, जो दर्शाता है कि या तो ममता बनर्जी जो महिलाओं के लिए बात कर रही थी उनके पक्ष में महिलाएं निकलकर चली आई, या फिर एनडीए सरकार के द्वारा केंद्र के अंदर महिलाओं के आरक्षण को महिलाओं का जो सदन के अंदर आरक्षण है उसके लिए लाया गया जो बिल था, वो बंगाल में महिलाओं के प्रति, उनके प्रति सिंपैथी लाने में कामयाब रहा। बहुत सी बातें इस समय पश्चिम बंगाल को लेकर हैं और इन्हीं बातों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के अगर मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं तो उनमें से बीजेपी को 140 से 200 सीटें देते हुए दिखाई जा रही हैं। देश के प्रमुख एग्जिट पोल्स का अगर मैं आपके सामने सार रखूं तो उनका मानना है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 150 से 175 सीटें लेकर आ रही है। अगर देश के प्रमुख एग्जिट पोल में मैट्रिज, चाणक्य स्ट्रेटेजीज, पोल डायरी, प्रजा पोल, जनमत पोल, इनका देखा जाए तो ये सब लोग बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। वहीं पीपल्स पल्स और जनमत पोल्स की अगर बात करें तो ये टीएमसी को फिर से आता हुआ दिखा रहे हैं। अगर इनका सबका एवरेज आउट भी कर दिया जाए तो 145 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखा रहे हैं और टीएमसी को 142 सीटें मिलती हुई दिखा रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा 148 है। बीजेपी का जो अपना इंटरनल सर्वे है वो खुद को 170 से अधिक सीटें मिलती हुई दिखा रहा है। अब इसी बात को आज के सेशन में हम एक्सपर्ट्स की मदद से समझने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये जीतते हैं तो कौन सा कारण होगा, ये जीतते हैं तो कौन सा कारण होगा, अगर ये हारते हैं तो कौन सा कारण होगा, अगर ये हारते हैं तो कौन सा कारण होगा। तो चलिए आज के सेशन में एक्सपर्ट्स के साथ सीधे कनेक्ट करते हैं। मेरे साथ में हैं सज्जन कुमार जी, जो प्रमुख सेफोलॉजिस्ट हैं, बंगाल में लंबे समय तक समय बिता करके अपनी रिपोर्ट लेकर के आज हमारे स्टूडियो में उपलब्ध हैं, उनसे चर्चा करेंगे। और दूसरे हैं अजीत द्विवेदी जी, वेटरन पत्रकार हैं, अक्सर चुनावों की कवरेज के लिए और चुनावों पर अपनी व्याख्या के लिए जाने जाते हैं। तो आइए सीधे डिस्कशन में। तो सर स्वागत है आपका। आप सबने इतना अपना कीमती समय निकाला है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारे शो की थीम है, हमने अपने सेशन के अंदर ये परिचय तो दे दिया है कि आप दोनों महानुभूति कौन हैं। अब सीधा मुद्दे पर पहुंचते हैं और मैं आपसे कट टू कट 2 बातें करूंगा। क्वेश्चन सिंपल है, टीएमसी जीतती है तो क्या होगा, टीएमसी हारती है तो क्या होगा, बीजेपी जीतती है तो क्या होगा और बीजेपी हारती है तो क्या होगा। क्योंकि एग्जिट पोल्स में मेजॉरिटी एग्जिट पोल्स जीतता हुआ बीजेपी को दिखा रहे हैं, लेकिन 2021 का आंकड़ा हमारे सामने है, जहां 2021 में भी कुछ एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को जीतता हुआ दिखाया था। फाइनली टीएमसी रिपीट हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए एग्जिट पोल का विश्लेषण आज के समय में हम फैक्ट्स के साथ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत, अगर बीजेपी जीतती है तो कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतती है तो एक तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा कि वो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की वजह से जीतेगी। पहला और एक लाइन का निष्कर्ष है, अभी इसकी हम लोग बहुत लंबी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ बाकी सारी चीज़ें जुड़ेंगी। जो भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है, उसके नेताओं के जो कैंपेन है, जो उसने जिस तरह के रिसोर्सेज यूज किए वो है, जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती हुई, भारत सरकार का जो सारा तंत्र लगा, वो सारी चीज़ें उसके साथ सहायक की भूमिका में थी। सबसे मुख्य बात ये थी कि उसके साथ हिंदू का ध्रुवीकरण एक निश्चित सीमा से आगे हुआ। एक निश्चित सीमा तक तो हो रहा था, वो पिछली बार भी हो रहा था। और 3 चुनाव के आप आंकड़े देखें, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2021 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, एवरेज वोट है 40% का। 2019 पीक था भारतीय जनता पार्टी का, जब उसको 41% से ऊपर वोट आया, और पिछला उसका लो था 21, जब 38% पर वोट पार्टी 38% पर आ गई। एवरेज 40% वोट है। एवरेज 40% वोट का मतलब है कि
जो हिंदू आबादी है 70%, उसमें से 60% उसको वोट दे रहा है। 10 में से 6 हिंदू उसको वोट दे रहा है, तो उसको 40% वोट आ रहे थे ओवरऑल। उस वोट में उसको ऐड करना था, और ये बड़ा टास्क था, क्योंकि एक सीमा तक जब आप पहुंच जाते हैं, या किसी भी चीज़ में जब आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं और आप 50 सवाल तक तो बड़ी सहजता से हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, 51वां 52वां जो जिससे आपकी जीत मिलेगी, जिससे आपकी सफलता मिलेगी, वो मुश्किल होता है हमेशा। तो ये वहाँ होता था। बीजेपी 3 बार से उसको नहीं अचीव कर पा रही थी, उस सीमा को नहीं पार कर पा रही थी, 60% की सीमा को। तो बीजेपी अगर इस बार जीतती है, जो एग्जिट पोल का जो एक डायरेक्शन जिससे मिल रहा है, हम लोग हमेशा एग्जिट पोल को डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो वो डायरेक्शन अगर ये मिल रहा है, तो उसका पहला और मुख्य कारण ये है कि उसको 10 में से जो 6 हिंदू वोट देता था, वो अब 6.5 या 7 हो गया है, उतना हिंदू वोट देने लगा है। सज्जन जी, जो परसेंटेज बढ़ा है वोटिंग का, क्या आप उसको इसी बात की कॉम्प्लीमेंट्री बात मानते हैं? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। परसेंटेज जो बढ़ा है, बिहार में भी देखने को मिला, या तमिलनाडु में भी हुआ है कि बिहार में लगभग 8 साढ़े 8% SIR के कारण वोट कम हुआ, और लगभग आप देखेंगे लगभग 8-9% वोट बढ़ा। तो एक तो है कि आपका बेस कम हो जाता है, कि पहले आप जो एक्चुअल वोटिंग होती थी, उसमें बहुत सारे वोटर लिस्ट में ऐसे भी वोटर्स होते थे जो जिंदा नहीं है, चले गए हैं, वोट करने नहीं आते थे, तो परसेंटेज आपका कम हो जाता था। इस बार जो है एक्चुअल वोटर्स जिन्होंने वोट किया है, SIR ने क्लीन कर दिया। अब लगभग 90-92 लाख लोगों का नाम हटा है, उसमें 60 लाख तो वो हैं जो नहीं है, जिस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जो पहली बार आया कि डेड वोटर्स हैं, शिफ्टेड वोटर्स हैं, जिनके पास 2-2 वोटर ID कार्ड था, वो हैं। लेकिन बाद में जो 30-32 लाख नाम कटे, वो थे जो वोटर थे, लेकिन वो अपना क्रेडेंशियल नहीं प्रूव कर पाए। ठीक है, तो लगभग 9% वोट शेयर पहले ही हट गया था। हाँ, मतलब 10 करोड़ के आसपास पश्चिम बंगाल की आबादी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें से अगर आप 90 लाख हटा दे रहे हैं, तो 9% वोटर को आपने सीधा हटा दिया। हाँ, लेकिन वो तो आबादी से आप बता रहे हैं। वोटर्स में तो ये ज्यादा हो जाता है। वोटर्स में ज्यादा, बहुत बिल्कुल ठीक बात है। आबादी में वो लोग भी हैं जो कि माइनर्स हैं। ये लगभग 11-12% हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप देखें 2021 में वोटिंग परसेंटेज जो है वो 82% के आसपास है, लेकिन 2024 जो लोकसभा है उसमें बंगाल में वोटिंग प्रतिशत जो है 79.3 के करीब है, 79.3 है। अब उसके हिसाब से अगर आप SIR को जोड़ें तो 90% के आसपास जाना एक स्वाभाविक, अगर उतना नहीं जाता तो आश्चर्य होता, ये प्रोपोर्शनेट है। लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस लेकिन बावजूद इसके 2-2.5% वोट ओवर एंड एबव हुआ है। SIR को आप फैक्टर कर ले तो भी वो कैसे हुआ है, अब उसे अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि ये एंटी इनकम्बेंसी और लार्जर हिंदू वोटर्स का डर का फैक्टर कम होने के कारण निकल के आके वोट करने का प्रभाव है। जो प्रो TMC नैरेटिव चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये दिखाता है कि SIR के कारण एक व्यापक असुरक्षा की भावना हो गई कि हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी। देखिए, दोनों आंशिक सत्यवाद वाली बात है, आधा पहलू दोनों का सही है। तो आप देखेंगे कि मुस्लिम एरियाज में भी वोट बढ़ा है, कम नहीं हुआ है परसेंटेज। हिंदूज में थोड़ा ज्यादा बढ़ा है, यह है इस बार। तो उस लिहाज से इसका निष्कर्ष दोनों पार्टी अपनी तरीके से निकाल रहे हैं। TMC का मानना है कि ये जो वोट बढ़ा, हमारे पास 30% माइनॉरिटी और कंसोलिडेट हो गया, और कैडर होने के कारण, वर्कर होने के कारण हिंदू में है। और जो ग्राउंड सिनेरियो में जो एंटी इनकम्बेंसी है जिसकी बात बता रहे थे अजीत सर, बीजेपी का मानना है कि वो एंटी इनकम्बेंसी और एक हिंदू कंसोलिडेशन सेंटीमेंट जो है वो एक कारण रहा है कि लोगों ने खुल के मतदान दिया है। आपने जिस नागरिकता का पॉइंट उठाया, नागरिकता जो CAA के समय एक बड़ा मुद्दा बना था, तो क्या SIR ने उस मुद्दे को और पका दिया क्या? जस्ट एक एक्सटेंशन है क्वेश्चन का। नहीं, देखिए ये बात आप, ये CAA देखिए कब कानून बना था, 2019 में कानून बना, तो क्यों नहीं उसको लागू किया गया? उसको इम्प्लीमेंट किया गया है 2024 में। तो CAA को रोक दिया गया 2019 में कानून बनने के बाद, उसको रोका गया क्योंकि 2021 के चुनाव में, बंगाल और असम का चुनाव साथ में होता है, असम में बड़ी इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। असम में इसका बहुत विरोध हुआ था, और ये कहा गया था कि अगर आप CAA लागू करते हैं और बांग्लादेश से आए हिंदुओं को अगर नागरिकता आप देते हैं, तो जो होम कल्चर है, होम लैंग्वेज है, वो माइनॉरिटी में हो जाएगी असम में, और बांग्ला कल्चर हावी हो जाएगा। और अभी वो पहला दूसरा चुनाव था सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि हम बंगाल जीतने के लिए CAA लागू करें और असम लूज कर जाए, बंगाल भी नहीं जीते। तो बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली उसको रोक दिया। सरकार ने रूल ही नोटिफाई नहीं किया, उसके जो नियम बनाने होते नोटिफाई नहीं किया CAA का। मैं भय की बात कर रहा था, जो CAA का जो फियर क्रिएट किया गया था, उसके उस समय तो नहीं किया उन लोगों ने। तो
वहां नहीं लागू हुआ। लेकिन इस चुनाव में भी जब परिसीमन हो गया, असम की बात आएगी तो हम लोग उसको करेंगे, जब जेरीमेंडरिंग वहां कर ली इन लोगों ने पूरे कायदे से 2023 में, तो वो भय खत्म हो गया कि इतनी जो पोलराइजेशन वहां नुकसान पहुंचा सकता है असम में, तो लागू कर दिया। तो जब ये सीए आपने लागू किया तो इसका भय कई तरह से काम कर रहा था। बीजेपी ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को असम बंगाल में इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, बंगाल में लाभ इस नाते मिलेगा कि मतुआ समुदाय के लोग हैं, उनको हम हिंदू कार्ड देंगे, उनकी नागरिकता देंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, पिछली बार से ज्यादा जुड़ेंगे। तो वो नहीं हो सका। लेकिन मुस्लिम समाज में ये फियर हो गया, मतुआ समाज में भी हुआ कि अगर आप कह रहे हैं कि पहले आप ये अपने को डिस्क्लोज करिए कि आप बांग्लादेश से आए हैं, तो मतुआ समाज के लोगों में भी एक भय हुआ कि हम अगर डिस्क्लोज करते हैं कि हम बांग्लादेश से आए हैं तो पता नहीं वोटर बनेंगे कि नहीं, नागरिकता खतरे में आ जाएगी। तो काफी लोगों ने नहीं किया। बीजेपी ने कैंप्स लगाए थे, आप उत्तर 24 परगना में और नदिया में कई सारे कैंप लगाए थे, और वहाँ लोग कार्ड दे रहे थे, हिंदू कार्ड किसी मंदिर के जरिए, किसी मठ के जरिए, कहीं से भी आप ले सकते थे। लेकिन लोगों ने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि हम बाहर से आए हुए हैं। एक तो उनमें भय हो गया, और दूसरा भय ये हुआ जो ममता बनर्जी और कांग्रेस और इन तमाम जो एंटी बीजेपी फोर्सेज हैं उन लोगों ने फैलाया कि अगर आपका नाम इस बार तो किसी तरह से आपने जुड़वा लिया, अगर वोट आपने नहीं किया तो आपका नाम अगली बार कट जाएगा, हटा दिया जाएगा, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, आपको जो दूसरी तमाम सुविधाएं जो मिल रही हैं, लाभार्थी हैं जिन सुविधाओं के, वो सब नहीं मिलेगा। तो इस बार जो इतनी बड़ी संख्या में बाहर से लोगों के जा करके वोट डालने की जो खबरें आई हैं, मुझे एक फैक्ट बताइए कि बंगाल की जो इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वोटर्स में, कितना प्रतिशत हिंदू है और कितना प्रतिशत मुस्लिम? ये बात इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यहीं से ध्रुवीकरण को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। फिगर क्या है? नहीं, फिगर तो ये है जो कि 27% के करीब मुसलमान है आबादी में, और 70-71% हिंदू है, बाकी दूसरा जैन, सिख सब मिला लीजिए तो 1% आधा परसेंट वो है। तो ये आबादी का परसेंटेज है। लेकिन वोटिंग जो परसेंटेज होता था वो उस मुसलमान के 27% का मैक्सिमम होता था, हिंदू के 70-71% का मैक्सिमम नहीं होता था, नेचुरल वे में नहीं होता था। उसको बंगाल में एक छापा वोट कहते थे कि वोटर था, वोटर लिस्ट में उसका नाम था, लेकिन उसका वोट जो आदमी सत्ता में है, जो सरकार में है, पहले लेफ्ट के लोग थे वो डलवा लेते थे, पहले जो तृणमूल आ गई तो तृणमूल डलवा लेती थी। ये जो अभी जो सज्जन जी ने कहा ना, जो क्लीन किया गया है वोटर लिस्ट को, उसमें एक कैटेगरी है एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट, ASDD जो एक कैटेगरी है जिसमें पहली बार 58 लाख नाम कटे और फिर 5 लाख और नाम कटे, 63 लाख नाम कटे, वो ASDD में कटे। तो वो उस पर किसी को आपत्ति नहीं थी, और वो एक बड़ा जो झटका जिसको कहेंगे वो तृणमूल कांग्रेस को लगा, जो सत्ता में है वो अपने पक्ष में, वहाँ पे साइंटिफिक रिगिंग टर्म चलता है SPM के जमाने। हाँ, वही जिसको छापा वोट, बार पॉपुलर उसमें छापा वोट कहते थे, जो नहीं है उसको किसी और से वोट दिलवा दिया, और बंगाल के डाल दिया, रूलिंग पार्टी ने डाल दिया, जो हर जगह होता था। एक बंगाल में कल्चर ये भी है, 1 बजे से 4 बजे का टाइम ऐसा है दोपहर में कि बंगाली लोग आराम करते हैं घर में, और ये हमेशा वोटिंग है तब भी आराम करते थे, और उसका लाभ उठाती थी तृणमूल कांग्रेस। उस टाइम में उसके जो लोग अंदर बैठे रहते थे, अच्छा आइडेंटिफाइड है पोलिंग एजेंट, तो वो एक हिम्मत नहीं कर सकता, उसको आइडिया है कि चुनाव के बाद क्या उसके साथ हो सकता है, तो वो मुंह बंद रखेगा, और हर बूथ पर आपने मान लीजिए जैसे 100 वोट भी डलवा लिए, 1000 का बूथ है, 10% वोट आपने डलवा लिए, तो आपने पहले ही उतने स्टेप आप अहेड हो गए।